Assalamu alaikum students. I am your biology teacher Rabia. I hope you all are doing good. So today we are going to start our next topic which is deforestation. Previous lecture में आप लोगों ने impact of human beings on biodiversity पढ़ा था, जिसके अंदर हमने देखा था कि जो बायोडाइवर्सिटी है उसकी मेंटेनेंस में, उसकी डिस्ट्रक्शन में जो है ह्यूमन बींग्स का क्या रोल है। ठीक है, दोनों में देखा था कि मेंटेन कैसे होती है और डिस्ट्रॉय कैसे होती है, ये हमने सारा कुछ इसके अंदर पढ़ा था। ठीक है, अब जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक आज शुरू करने लगे हैं वो है डिफॉरेस्टेशन। अच्छा जी बेटा, ये टॉपिक जो है वैसे देखने में छोटा सा है बट इसके अंदर जो है एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा है, तो एक्सप्लेनेशन को माइंड में रखते हुए मैंने इस टॉपिक को 2 पार्ट्स में जो है डिवाइड कर दिया है। आज हम इसका पार्ट 1 डिस्कस करेंगे और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जी अब हम चलते हैं, देखते हैं कि क्या इसमें है। डिफॉरेस्टेशन के अंदर हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, इसका क्या इम्पेक्ट है, इसके क्या कॉजेज़ हैं, किन वजूहात की वजह से ये होती है, और ये सब कुछ हम लोगों ने इस टॉपिक के अंदर पढ़ना है। ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज़ लेक्चर। अच्छा जी, डिफॉरेस्टेशन आप लोग देखें, सबसे पहले जहाँ पर डी का वर्ड आ जाए, डी इज़ इक्वल टू रिमूवल। ठीक है, डी मीन्स रिमूवल। ठीक है, जहाँ पर भी डी का वर्ड आ जाएगा इट मीन्स कि यहाँ पर बात हो रही है कि कोई भी चीज़ है वो वहाँ से रिमूव हो रही है। जैसे डी एमिनेशन होती है, वो नाइट्रोजन साइकिल में आप लोग आगे जाके पढ़ेंगे, डी एमिनेशन होती है। उसके अंदर क्या होता है, जैसे कि जो अमाइनो ग्रुप है वो रिमूव हो जाता है नाइट्रोजन से। इस तरह से ये तो हो गई एक साइंस की एग्जांपल। ठीक है, दूसरी एग्जांपल भी जो है वो है तो साइंस की, लेकिन वो आप लोग अपने बहुत ज़्यादा कॉमन डेली लाइफ से जो है बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं, स्पेशली इन समर्स। डिहाइड्रेशन जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो डी मीन्स रिमूवल, हाइड्रेशन मीन्स वाटर। जब आपकी बॉडी में से एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो ख़त्म हो रहा होता है तो फिर आप लोग कहते हैं कि हम डिहाइड्रेट हो रहे हैं या डिहाइड्रेशन हो रही है। ठीक है जी, ये बात हो गई। अब आपको समझ आ गया होगा कि डिफॉरेस्टेशन मीन्स के फॉरेस्ट जो हैं वो रिमूव हो रहे हैं, कटिंग ऑफ वुड्स, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, इसको हम कहते हैं कि ये है डिफॉरेस्टेशन। अब बेसिकली जो डिफॉरेस्टेशन है उसके लिए यही होता है कि हमने जो वुड्स हैं जो उनकी करनी है कटिंग, और जो फॉरेस्ट लैंड है उसको नॉन फॉरेस्ट लैंड में हमने उसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, दिस इज़ बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ डिफॉरेस्टेशन, के डिफॉरेस्टेशन होती क्या है। ठीक है, अब यहाँ तक आपको, आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी कि डिफॉरेस्टेशन बेसिकली होती क्या है। उसके बाद ये बात यहाँ पर बताई गई है, आपको पता है जैसे मैंने पिछले भी अपने जो 2 टॉपिक्स हमने पढ़े हैं, कंजर्वेशन और इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स ऑन बायोडाइवर्सिटी, उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया है कि हैबिटेट लॉस जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। बायोडाइवर्सिटी को जब वो डिस्टर्ब हो रही होती है तो उसके अंदर जब हम जितने भी सारे फैक्टर्स देखते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले हम यही चीज़ देखते हैं कि यहाँ से क्या किसी ऑर्गेनिज़म का या किसी जो एक स्पीशी है कहीं उसका हैबिटेट लॉस तो नहीं हो रहा। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप लोग से आप लोगों का घर छीन लिया जाए तो ऑब्वियसली आप लोगों का सर्वाइवल जो है मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल सेम इसी तरह से जो ऑर्गेनिज़म्स हैं, जो स्पीशीज़ हैं, जो फॉरेस्ट उनका एक हैबिटेट है, अगर हम लोग फॉरेस्ट को ही डिस्ट्रॉय कर देंगे, फॉरेस्ट की डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी तो बायोडाइवर्सिटी जो है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। बायोडाइवर्सिटी मैं काफ़ी दफ़ा रिपीट कर चुकी हूँ, आज दोबारा से मैं बता रही हूँ कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो मींस के वैरायटी विद इन अ स्पीशीज़ एंड अमंग स्पीशीज़। ठीक है, यानी कि एक स्पीशी की कितनी ज़्यादा वैरायटी है, उसकी कितने ज़्यादा, एक जो जीनस है उससे कितने ज़्यादा स्पीशीज़ जो हैं वो ओरिजिनेट हुई हुई हैं। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी की मेंटेनेंस में जो है फॉरेस्ट का होना या ट्रीज़ का होना जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर कंसिडर किया जाता है। ठीक है, अब अगर जो है किसी भी रीज़न की वजह से हम लोग फॉरेस्ट जो हैं उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम बहुत ज़्यादा जो ऐसे एनिमल्स हैं जो कि फॉरेस्ट के अंदर जो उनका हैबिटेट है, जैसे लायन है, इवन इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा स्क्विरल्स हैं, इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा कोई बर्ड्स हैं जिनके नेस्ट होते हैं ट्री पर। अगर हम लोग ट्रीज़ को ही कट डाउन कर देंगे तो ऑब्वियसली उनका हैबिटेट जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, उनके और जो एक, और आपको पता है कि जिस
स्पीसीज़ जो ऑर्गेनिज़म होता है, जो जहाँ पे रहने की जिसको आदत होती है, वो वहीं पर रहता है, क्योंकि उसको वहाँ पर जो सारी फैसिलिटीज़ हैं वो सब मिल रही होती हैं। जैसे एक तो उसको शेल्टर मिल रहा होता है उस अपने हैबिटेट में, उसको फूड मिल रहा होता है, उसको रिप्रोडक्शन वाला जो एक फिजिबिलिटी होती है, एक जो फिजिबल इन्वायरमेंट होता है रिप्रोड्यूस करने का, वो भी मिल रहा होता है। इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हैं, जैसे क्लाइमेटिक फैक्टर है, इसके अलावा पोल्यूशन है, इसके अलावा जो सीज़न है वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एक बहुत ज़्यादा मेन रोल प्ले करती है बायोडाइवर्सिटी में। ठीक है, तो आई होप अब इतना आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब मैं साथ साथ इसको रीड कर देती हूँ। Deforestation means cutting down of trees for the conversion of a forest to non-forest land. Clear? The destruction of significant areas of forest has resulted in a degraded environment with reduced biodiversity. ठीक है, वही बात लगी कि जितने ज़्यादा फॉरेस्ट जो हैं वो ख़त्म होते जाएंगे तो जो बायोडाइवर्सिटी है वो डिक्रीज़ होती जाएगी। अब हम चलते हैं, देखते हैं कि इसके कॉजेज़ और इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं डिफ़ॉरेस्टेशन के। ठीक है, आपको पता है कि जो हर कोई भी फिनोमेना हो रहा होता है, कोई भी प्रोसेस हो रहा होता है, उसके कोई ना कोई प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं। ठीक है, इस तरह से जो है उसके कॉजेज़ भी हमने देखनी है और हमने देखनी है कि उसके इफ़ेक्ट्स क्या हो रहे हैं डिफ़ॉरेस्टेशन के। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक इफ़ेक्ट्स हैं, कोई इतना ज़्यादा पॉजिटिव इफ़ेक्ट जो है, पॉजिटिव इम्पैक्ट जो ह्यूमन लाइफ पर नहीं देखा गया, ना ही जो ऑर्गेनिज़म जो वहाँ पर रहते हैं उनकी लाइफ पर ये चीज़ ऑब्जर्व की गई है। लेकिन ठीक है, हम लोगों ने इसको अब स्टडी करते हैं कि इसका ना क्या क्या है। अच्छा जी, अब क्या होता है, कुछ कंडीशन, सबसे पहली जो आप पॉइंट देख रहे हैं इसके अंदर दो वर्ड्स यूज़ हुए हुए हैं, कैटास्ट्रॉफिक, सडन एंड कैटास्ट्रॉफिक एंड स्लो। ये थ्री वर्ड्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट पॉइंट के अंदर। सबसे पहले तो इसके अंदर देखें ना, अभी क्या होता है कि जैसे हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट टॉपिक के अंदर कि जैसे जैसे कि जब पॉपुलेशन जो है वो कम थी, 5 मिलियन थी, तो क्या हुआ कि कम वुड्स जो हैं वो कट डाउन हो रहे थे, जो डिफॉरेस्टेशन का प्रोसेस जो है वो कम हो रहा था। इट मीन्स कि डिफॉरेस्टेशन का प्रोसेस जो है स्लो था। जब स्लो था तो उससे क्या हुआ कि जो बायोडाइवर्सिटी थी उसको थोड़ा सा इफ़ेक्ट पड़ा। ठीक है, लेकिन उस थोड़े से इफ़ेक्ट को जो बाकी बायोडाइवर्सिटी जो थी, जो कंजर्व थी, उसने उस थोड़े से इफ़ेक्ट को जो है वो कंपनसेट कर लिया। ठीक है, लेकिन जैसे ही विद द पैसेज ऑफ टाइम फैसिलिटीज़ इंक्रीज़ करती रही, एग्रीकल्चर जो है वो एडवांस हो गया, इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो ज़्यादा जो है सिविलाइज्ड हो गई, तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि एकदम सडन और कैटास्ट्रॉफिक जो है ना डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई। सडन एंड कैटास्ट्रॉफिक मीन्स कि बहुत ज़्यादा तबाही के साथ जो है ना फॉरेस्ट जो है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो गए। फॉरेस्ट जब डिस्ट्रॉय होना शुरू हुए तो फिर क्या हुआ कि इन्वायरमेंट के अंदर जो एक फ्रेश एयर थी, जो एक पोल्यूशन कम थी, वो जो है वो चीज़ बढ़ती गई, पोल्यूशन ज़्यादा होती गई, फ्रेश एयर जो है वो पोल्यूटेड एयर में कन्वर्ट होती गई। इसके अलावा हैबिटेट लॉस होता गया। हैबिटेट लॉस होने के साथ साथ क्या है, फूड चेन डिस्टर्ब होती गई, क्योंकि आपको पता है कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो प्रोड्यूसर्स हैं, तो प्रोड्यूसर्स ही अगर हम लोगों की फूड चेन में से डिस्टर्ब हो जाएंगे तो फिर उसका क्या अल्टीमेटली इफेक्ट होगा कि पूरी फूड चेन जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ठीक है, अब ये कटिंग हुई किस लिए, अर्बन डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई, लोगों को घरों की ज़्यादा हुई ज़रूरत, लोगों ने जो है वुड्स की कटिंग शुरू कर दी। इसके अलावा जो है फैक्ट्रीज़ वगैरह में जो है ज़्यादा एम्प्लॉयज़ आए तो उनके लिए भी उन्हें जो है डेस्क और चेयर्स ज़्यादा चाहिए थे। और इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हैं, जैसे ट्रेडिंग का भी बहुत इंपॉर्टेंट इसमें रोल है। देखें ना, अब इतनी ज़्यादा अगर पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी तो उससे क्या होगा कि अब अनएम्प्लॉयमेंट के चांसेस भी फिर बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। आपको पता है कि अगर आप लोगों ने कभी अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ा हो तो आप लोगों ने उसके अंदर ये पढ़ा होगा कि जो ये इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है ना, बहुत ज़्यादा जो इंक्रीज़ करी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है अनएम्प्लॉयमेंट में। ठीक है, तो ये इसी तरह से अब जैसे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई तो लोग जो है अनएम्प्लॉयड हो गए, तो फिर लोगों ने क्या किया कि फिर ट्रेडिंग के लिए भी डिफरेंट जो उनके कार्ट्स वगैरह बनते हैं, कार्ट्स आप लोगों ने देखा होगा ना, जिस तरह से ठेले वगैरह होते हैं वो सारे लकड़ी के होते हैं ना, तो वो चीज़ लकड़ी से ही हम लोग ले रहे हैं। तो इस एट द एंड क्या हो रहा है कि डिफॉरेस्टेशन जो है बढ़ती जा रही है फॉर अर्बन डेवलपमेंट, यानी कि जो इंसान है वो अपनी ज़रूरत के लिए जो है डिफॉरेस्टेशन की तरफ जो है बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और बहुत ज़्यादा जो है ट्रीज़ डिस्ट्रॉय हो गए हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा कि अब इतने ज़्यादा प्लांट्स वगैरह भी हम लोगों को नहीं मिलते हैं। उसके बाद
हाँ जी, उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो डिफॉरेस्टेशन, यही बात उसमें ये की जा रही है कि जैसे फॉरेस्ट रिमूवल होता है, ऑब्वियसली डिस्ट्रक्शन होगी तो ही रिमूवल होगा। जो वुड है वो हम लोग यूज़ कर देते हैं, एग्रीकल्चर के लिए भी बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट जो है वो इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है ना। आपको पता है कि जैसे एग्रीकल्चर फील्ड्स के अंदर, फार्म्स के अंदर जो है डिफरेंट कैटल्स होते हैं जो कि ग्रेजिंग करते हैं। अब आपको पता है जो फॉरेस्ट है वहाँ पर ग्रीनरी बहुत ज़्यादा होती है और ग्रीन लीव्स होते हैं। अब जो कैटल्स हैं उनका फूड क्या है, उनका फूड तो है ही ग्रीन लीव्स, ठीक है। तो जो उनको वो अब वहाँ से उनको फूड भी चाहिए, तो इस तरह कैटल्स की जो फूड के लिए भी जो है उससे भी डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, ठीक है। और अर्बन डेवलपमेंट तो आपको पता ही है कि जो जितनी भी हम लोग के जो घरों में जितना फर्नीचर होता है वो सारा जो है वुड से बना होता है। इसके अलावा वुड वर्क होता है, इसके अलावा और भी बहुत कई चीज़ें हैं जो हमारे ऑफिसेस में, हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में बेंचेस हैं, चेयर्स हैं और टेबल हैं, डेस्क है, जितना सब कुछ है वो सारा कुछ है वो लकड़ी से ही मिलकर बना, वाइट बोर्ड है, सब कुछ है। तो अब ये इस चीज़ की वजह से जो है ना, जैसे जैसे अर्बन डेवलपमेंट एडवांस होती गई तो फिर डिफॉरेस्टेशन जो है वो बढ़ती गई। अब क्या होता है जा रहा है कि जैसे ही डिफॉरेस्टेशन बढ़ती जा रही है, अब थर्ड पॉइंट हम देख रहे हैं कि जैसे ही डिफॉरेस्टेशन बढ़ती जा रही है कि जो अमाउंट ऑफ वाटर और सॉइल है ना और जो मॉइस्चर है एटमॉस्फेयर का वो भी ख़त्म होता जा रहा है, ठीक है। देखिए मैंने आपको पहले ही जैसे अभी मैंने डिस्कस किया है कि आपको पता है कि जहाँ पर ज़्यादा प्लांट्स होते हैं, जहाँ पर ग्रीनरी एरिया ज़्यादा होता है वहाँ पर जो है ठंडक रहती है, मॉइस्चर जो है वहाँ पर ज़्यादा होता है। और अगर गर्मी भी हो तो अगर हम किसी इस तरह के एरिया में चले जाएं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रीन लैंड्स हों और बहुत ज़्यादा ट्रीज़ हों, प्लांट्स हों, तो वहाँ पर जो है एक टेम्परेचर उस एरिया से बहुत ज़्यादा कम होता है जहाँ पर प्लांट्स नहीं होते। तो अब इस चीज़ को ये फिर जब डिफॉरेस्टेशन हुई उसका एक इफ़ेक्ट ये भी देखा गया कि जो टेम्परेचर है, जो मॉइस्चर है एयर में और जो सोइल की फर्टिलिटी है वो कम होती जा रही है, ठीक है। जितने ज़्यादा प्लांट्स होंगे हम उतना ज़्यादा उनको पानी देंगे, हम उतना ज़्यादा जो है सॉइल को फर्टिलाइज़ करेंगे। लेकिन जब प्लांट्स कम होता जाएंगे तो फिर क्या होगा कि हम उसके अंदर फर्टिलाइजर्स भी हम लोग कम ऐड करेंगे, पानी भी उसके पास कम जाएगा, तो जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो डैमेज हो जाएगी, ठीक है। अब विद फॉर इंस्टेंस मैं अगर बात करूँ कि अगर एक जगह है जहाँ से जो है 1-1.5 साल पहले हमने वहाँ पर एक ट्री प्लांट किया था, सॉरी एक प्लांट हमने लगाया था, तो अब क्या हुआ कि कुछ कैटास्ट्रॉफिक डिस्ट्रक्शन की वजह से, कुछ इन्वायरमेंटल कंडीशंस की वजह से जो है वो प्लांट वहाँ पे नहीं रहा, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जब वो प्लांट था तब तो मैं वहाँ पर जाकर उसको फर्टिलाइज़र्स दे रही थी, उसकी मिट्टी जो है उसको भी ठीक कर रही थी, इसके अलावा मैं वहाँ पर पानी भी दे रही थी। लेकिन जैसे ही वो प्लांट वहाँ से चला गया, वहाँ से किसी ने निकाल दिया ज़मीन से वो प्लांट, तो क्या हुआ कि वो प्लांट जो एरिया जो है वो बैरन लैंड कंसीडर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर अब मैं वहाँ पर प्लांट नहीं है तो वहाँ पर कोई भी जाकर उसको पानी नहीं देगा, ठीक है ना। तो ये मेरे कहने का मकसद है कि प्लांट जो है वो बहुत ज़्यादा और ये ग्रीन एरियाज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमने जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी को भी हमने मेंटेन रखना है। इसके अलावा जो हमारे इन्वायरमेंट मॉइस्चर जितना भी है इन्वायरमेंट में उसको भी हम लोग इस तरह से मेंटेन रखते हैं, ठीक है। अच्छा जी, जैसे ही अब थर्ड फोर्थ पॉइंट की तरफ हम लोग मूव करते हैं, उसमें ये बात हो रही है कि अगर ट्रीज़ नहीं होंगे तो सॉइल को एक जगह पर रखना, सॉइल को एक पोजीशन में रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पोजीशन मीन्स के एक उसकी जो स्पेसिफाइड टेक्सचर है, एक उसका जो स्पेसिफाइड कंडीशन है, उसके अंदर उसको रखना जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। आपको पता है कि जो सॉइल होती है वो सॉफ्ट सी होती है और मिट्टी जैसे आप लोगों ने चेक की हो कभी, जो गमलों वगैरह के पास होती है, प्लांट्स के पास, वो बहुत सॉफ्ट सी होती है और गीली गीली सी रहती है और फर्टिलाइज़ होती है। तो अब वो चीज़ नहीं रहेगी तो फिर क्या होगा कि सॉइल इरोजन स्टार्ट हो जाएगी, सॉइल डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी, जो भी हम लोग के लैंड्स के लिए भी ये ज़्यादा फिजिबल नहीं है। अब मैं इसको साथ रीड कर देती हूँ। कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन, समटाइम देयर इज स्लो फॉरेस्ट डिग्रेडेशन एंड समटाइम सडन एंड कैटास्ट्रॉफिक क्लियर कटिंग फॉर अर्बन डेवलपमेंट। ठीक है जी, वही बात है कि स्लो फॉरेस्ट डिग्रेडेशन होती है कभी कभी और कभी बहुत ज़्यादा हो जाती है क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर रही है। डिफॉरेस्टेशन कैन बी द रिजल्ट ऑफ डिलिबरेट रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट फॉर वुड एग्रीकल्चर और अर्बन डेवलपमेंट, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन क्यों होती है? क्योंकि हम लोग अपने वुड्स लेने के लिए, एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए और अर्बन डेवलपमेंट के लिए हम कटिंग ऑफ वुड्स करते हैं।
डिफॉरेस्टेशन अफेक्ट्स द अमाउंट ऑफ वाटर इन सॉइल एंड मॉइस्चर इन एटमॉस्फेयर। ठीक है, अमाउंट ऑफ वाटर, जितना पानी सॉइल को हम देते थे उसको भी डिस्टर्ब करता है, और जो मॉइस्चर होता है हमारे इन्वायरमेंट में उसको भी डिस्टर्ब करता है। When there are no trees to keep soil in place, there are more chances of soil erosion. जब ट्रीज़ नहीं होंगे तो ऑब्वियसली सॉइल का टेक्सचर जो है वो ख़त्म हो जाएगा, और सॉइल इरोजन मीन्स डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी सॉइल पार्टिकल्स की। ठीक है जी, अब हम चलते हैं आगे। अब बहुत ज़्यादा जो रेनफॉल होती है, जो हैवी रेनफॉल होती है, उससे क्या होता है कि जितनी भी सॉइल है वो वॉश होके जो है रिवर्स में चली जाती है। आप लोगों को ये पता है, ये बात बड़ी अंडरस्टूड सी है कि जैसे ही बारिश होती है कि जो जितनी भी सॉइल है वो वहाँ से वॉश ऑफ होकर जो है वो रिवर्स या जितने भी पानी होता है वहाँ पर चली जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जितने इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं ना सॉइल से, वो भी साथ उस पानी के अंदर चले जाते हैं। यानी कि जैसे ही बारिश हुई तो उससे क्या हुआ कि जहाँ पर सॉइल है वहाँ पे बारिश हुई है बहुत ज़्यादा, तो सॉइल के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे वाइप आउट होकर जो हैं पानी के अंदर चले गए हैं। फिर क्या होता है कि जो रिवर्स हैं वो बहुत ज़्यादा रेत से, मिट्टी से, और ये जो इस तरह के ज़रात होते हैं मिट्टी के, उनसे ज़्यादा भर जाती है, जिससे क्या होता है कि फ्लड आता है। अब देखेंगे डिफॉरेस्टेशन हो रही है तो फिर उससे क्या फ्लड के चांसेस भी ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ट्रीज़ जो हैं आपको पता है वो फिर पानी एब्जॉर्ब करते हैं, फिर उसके अंदर जो है इतना ज़्यादा चांस नहीं होता कि जो सॉइल है सिर्फ वही जो है पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रही है, उनसे ज़्यादा जो है प्लांट्स पानी एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। तो उस तरह से क्या होता है कि जहाँ पर ट्रीज़ ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा इकट्ठे क्लस्टर होते हैं ट्रीज़ का, वहाँ पर जो है फ्लड के चांसेस नहीं होते। तो जहाँ पर ट्रीज़ ख़त्म हो रहे हैं तो वहाँ पर फ्लड के चांसेस भी जो हैं वो बढ़ रहे हैं। और फिर वो जो सिल्टेड पानी, जो रेत वाला पानी होता है और जो गंदा पानी होता है वो फिर स्टोर कर दिया जाता है डैम्स के अंदर। और फिर क्या होता है कि जैसे आपको पता है कि एक पानी के अंदर हम लोग रेत डाल दें तो उसके अंदर पानी तो ज़्यादा नहीं जाएगा, रेत ही ज़्यादा जाएगी, और स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो भी कम हो जाएगी। उसके अलावा डिफॉरेस्टेशन जो है उससे जो है ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। ट्रांसपायरेशन का आपको पता है ये प्रोसेस, जिसके अंदर वाटर वेपर जो हैं वो इवेपोरेट होते हैं, उसको हम कहते हैं कि ये ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस है। और ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस कम होगा तो क्या होगा कि क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि जो वाटर वेपर्स बन के ऊपर जाते हैं आसमान की तरफ, वही जाकर क्लाउड्स बनाते हैं। तो जब ट्रांसपायरेशन नहीं होगी, ट्रीज़ नहीं होंगे, ट्रांसपायरेशन नहीं हो रही, तो क्लाउड फॉर्मेशन भी नहीं हो रही, बारिशें कम होंगी, गर्मी ज़्यादा होगी, इन्वायरमेंट जो है वो इतना प्लेजेंट नहीं रहेगा। ठीक है, ये बात। उसके बाद वही बात है कि ये सब कुछ जो हुआ है फिर उससे क्या होता है कि जो रेन्स है उसके सोर्सेज जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। ये बात हो गई है। ठीक है, अब मैं इसको रीड कर देती हूँ। हैवी रेनफॉल वॉशेस सॉइल इनटू रिवर्स, essential nutrients are washed out of soil, rivers become choked up with mud and silt which can cause floods। ठीक है, जो मड और सिल्ट जो है रेत उससे भर जाते हैं और फिर फ्लड आता है। द सिल्टेड वाटर गेट स्टोर्ड इन डैम्स एंड इट रिड्यूसेस देयर वाटर स्टोरेज कैपेसिटी। डिफॉरेस्टेशन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू डिक्रीज ट्रांसपायरेशन विच लेसन्स क्लाउड फॉर्मेशन। ठीक है, ट्रांसपायरेशन वो प्रोसेस जिससे वाटर वेपर जो है वो इवेपोरेट होते हैं और एटमॉस्फेयर में जाते हैं। दिस अल्टीमेटली रिड्यूसेस द सोर्सेज ऑफ रेन। अब आप लोग यहाँ पर ये पिक्चर देख लें, ये पिक्चर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, ये सॉइल इरोजन हो रही है, सॉइल डिस्ट्रक्शन हो गई है सारी, और यहाँ पर जो है चॉप्ड हो गए हैं सारे ट्रीज़। सो डेट्स ऑल अबाउट फर्स्ट पार्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। आई होप आप लोगों को जो मेरी लंबी इतनी डिस्कशन है वो समझ आई होगी। अपेरेंटली ये टॉपिक बहुत ज़्यादा छोटा सा है, इतना ज़्यादा लंबा नहीं है, लेकिन इसके ना डिस्कशन वाली बातें बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। अब आप लोगों ने ये लेक्चर ध्यान से सुनना है और इसको जो है लर्न भी करना है और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और अल्लाह हाफिज़।